वेलकम बैक नाज़रीन। जी मलिक साहब, तो ये सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ इनके जो चैलेंजेस हैं, जो रिकन्सिलेशन है वो ठीक होनी चाहिए। नंबर 2 पे ये है कि जो परसेप्शन ये लेके आए थे अपने साथ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मोटिवेट किया जाए, उनको लाया जाए, वो किया जाए, वो उस पर नहीं हो सका। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बड़ी एफर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, बट वो मटेरियलाइज अभी तक नहीं हुआ। जो ओवरऑल एक्सपोर्ट में ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हमें नज़र नहीं आ रही। और जैसा अभी कैश साहब ने फरमाया कि अगर कॉस्ट ऑफ आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो नॉन कम्पिटिटिव हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमें फोकस इस चीज़ पे करना है कि हम उन चीज़ों की एक्सपोर्ट्स पे जाएं जो कि जिनमें हमें जो वैल्यू एडिशन है वो ज़्यादा हो, हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमारी लोकल मार्केट जो है उसके अंदर इसी इनबिल्ड करना चाहिए कि जो हमारी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उसकी सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट जो है उसका मुतबादल तैयार किया जाए, वो पाकिस्तान में बने और पाकिस्तान में ही लोग उसको कंज्यूम करें। हमारा इंपोर्ट पर रिलायंस जो है ख़त्म हो। बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि वो जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन हो रही है, अगर वो हो जाती है, अभी भी सुनने में आ रहा है कि मई के एंड पे जाएगी और वो 5200 फिट जो है नीचे चले गए हैं और 5500 पे जाना है। अगर वो एक्सॉन मोबाइल वाली डिस्कवरी हो जाती है तो दैट विल बी ए बिग अचीवमेंट। पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट, जो हमारा इंपोर्ट पे रिलायंस है पेट्रोलियम के ऊपर, वो काफ़ी कम हो जाएगा और हम एक्सपोर्ट करने वालों में से आ जाएंगे, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में जाएंगे। ऐसा ही हो, लेकिन मलिक साहब जो हालात है, मौजूद हालात हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक जा रहे हैं। नहीं, एक चीज़ मैं वैसे बताऊं, बात पता क्या है, मैं सब हालात सब बर्दाश्त कर रहे हैं और हम समझते हैं ये है, लेकिन इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है। महंगाई, आप दुनिया के जो टॉप 10 इन्फ्लेशन कंट्रीज हैं या 20 कंट्रीज हैं जिनमें इन्फ्लेशन हुई है, उसको यूनाइटेड नेशन का एनालिसिस निकाल लें, उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। पाकिस्तान, चीन और इंडिया से तो अभी सारे कंट्रीज में जितनी इन्फ्लेशन हुई है, वेनेजुएला में प्रॉब्ली 1,00,000% हुई है। ठीक है जी। दूसरी जगहों पे कहीं कितने, हमारे यहाँ 9% गवर्नमेंट का कहना है और लोगों का कहना है कि 12 से 15% है जो अभी तक कहा जा रहा है इंक्रीज है। अगर इंटरनेशनल के साथ देखा जाए, क्योंकि मेरा तो अदरवाइज दूसरे कंट्रीज में भी जाना होता है। मतलब सब यहाँ एक वो मोबाइल के जो कार्ड था उस पर एक रिलीफ चीफ जस्टिस साहब दे के गए थे, वो भी वापस ले गया। देखिए बात ये है, कोर्ट्स के डिसीजन जो है ना उसको हम यहाँ आर्गू नहीं कर सकते। बात ये है कि अब सब जानते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि वो कोर्ट का एक इंडिपेंडेंट डिसीजन है। ये टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया था, गवर्नमेंट खत्म कर दे तो क्या बात है, लेकिन कोर्ट ने तो अपनी बेसिस पे करना है जो भी उन्होंने डिसीजन किया। मलिक साहब, ये बजट अगर देखे आने वाला है और बजट से पहले जो अफवाहें हैं वो मिनिस्ट्री की हैं, आप क्या समझते हैं अगर मिनिस्ट्री आती है तो वो कामयाब होगी या उस लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? यूपी साहब, मसला पता क्या है, मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में एमनेस्टियाँ बार बार आती रही हैं और इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। जो लास्ट ईयर एमनेस्टी आई थी वो कंपैरेटिवली जो पीछे आई तक एमनेस्टी आई थी उनसे बहुत ज़्यादा कामयाब गई थी और 92 बिलियन प्रॉब्ली कलेक्ट हुआ था और बहुत सारे लोगों ने उसे अवेल किया था। अभी ये जो एमनेस्टी है ऑलमोस्ट सेम उन्हीं ग्राउंड्स पे आ रही है, लेकिन इसमें जो बेसिक कंसर्न है, जो डॉक्यूमेंट मार्केट सोशल मीडिया पे अदरवाइज शेयर हुआ है, जिस पर फोकस किया जा रहा है, वो ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हमारा जो पिछली एमनेस्टी थी उसमें पाकिस्तान की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंड बिल्डिंग लोगों ने डिक्लेयर नहीं की थी, और यहाँ पे वो कहते हैं कि उसका डिक्लेरेशन बढ़े। उससे ये होगा कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो है डॉक्यूमेंट होगा, कल वो जो चीज़ें सेल होंगी तो उसके जो टैक्सेशन है वो क्लियर रिकॉर्ड पे आएगी, लोग जो टैक्स पेयर ज़्यादा बनेंगे। तो जो ये इसकी बेसिक थीम है इस हवाले से देखी जाए वो बहुत अच्छी है। सेकेंडली उन्होंने जो चेंज लाए हैं वो ये है कि पिछली दफ़ा ये था कि आप अगर आप पर फॉरेन एसेट्स हैं तो वो आप बाहर भी रख सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। इस दफ़ा जो डाल रहे हैं वो ये कि उसको रिपार्टिएट पाकिस्तान में करना है। उससे ये है कि पाकिस्तान में अगर वो पैसा पाकिस्तान में आ जाता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 9 महीनों में क्योंकि एहतसाब और ये जो इदारों का जो है जो जितने भी हैं इन इदारों ने बहुत सनसनी फैलाई हुई है
तो लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं। तो उससे लोगों को अगर ये यकीन आ जाए कि ये आखिरी चांस है और ये अगर हम डिक्लेयर कर लेते हैं तो हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी हर तरह की, तो आई बिलीव कि बहुत बड़ा मनी है वो भी, अगर वो इसमें वो भी रखा गया है, अगर कैश में है तो वो बैंक में पहले डिपॉजिट करवाएंगे, उसके बाद वो तो देखे ना इस एमनेस्टी में ये वाली चीज़ का तो मैं आई पर्सनली डिसएग्री, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये तो एमनेस्टी को फेल करने वाली बात है, ये मुमकिन नहीं होएगा किसी के पास, किसी के पास देखिए मटेरियल कैश अवेलेबल होता है कि ये नहीं होता, आप उस पर कंडीशन लगा दें ये जमा करवाएं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये तो इस एमनेस्टी को फेल करने वाली बात है, ठीक है। लेकिन मेरे राय में ये एमनेस्टी की ज़रूरत है, ठीक है, आनी चाहिए। और जिस तरह के मैंने पढ़ा है कि इसको दिसंबर तक स्ट्रेच भी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो 3 डेट्स दिए गए हैं कि ये जून तक इतना है, सितंबर तक इतना है, दिसंबर तक इतना है, अगर इसको ऐसे ले जाया जाता है तो इट विल बी अ बिग सक्सेस। उसके बाद 5%। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल चीज़ होगी। एमनेस्टी साहब, जिस तरह मालिक साहब कह रहे हैं, एमनेस्टी आनी चाहिए और एमनेस्टी तो मुल्क को मजबूत करने के लिए लानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ज़्यादातर चोर और डाकुओं या उनको तोहफ़े से मिलता है। एमनेस्टी तो होनी चाहिए मौजूदा टैक्स पेयर के लिए, जो बाकायदगी से टैक्स देते हैं, ताकि जो उनकी चीज़ें बची हुई हैं वो भी इसमें अवॉइड कर सकें। आप क्या समझते हैं? देखें, हमारी जैसी इकॉनमी में एमनेस्टीज़ आनी चाहिए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखें, एमनेस्टी ये ज़रूरी नहीं है कि वो ही ले जिसने चोरी की हो या वो ही ले जिसकी ब्लैक मनी हो। पहले इस बात को भी देखना है कि आपका ये ब्लैक मनी क्यों बनती है, आप क्यों टैक्स नेट में नहीं आते, आप क्यों अपनी सारी शो नहीं करते, क्यों रिटर्न्स फाइल नहीं की जाती। मेरा ख्याल है अब हमारे अगर शब्बर जैदी साहब जो कि ये सवाल उठाते हैं और उन्हें पता है इन सवालों का कि क्यों नहीं टैक्स नेट में लोग आते, अगर इन क्यों के हम अगर जवाब दे दें तो शायद उसके बाद हमें एमनेस्टीज़ की ज़रूरत ना रहे। क्यों टर्नओवर्स शो नहीं की जाती, क्यों आप अपनी प्रोडक्शन शो नहीं करते, क्यों रिटर्न्स नहीं डालते, क्योंकि इस वक्त जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जो टैक्स नेट के अंदर आएगा उससे इससे बड़ा गुनाह वो और कोई नहीं करेगा, और जितना भी जोर होगा डिपार्टमेंट्स का वो उन्हीं पे होगा, क्योंकि फिर वेरी फ्रैंकली ऑडिट किसका होगा, रेट्स किसकी होंगी, जो टैक्स नेट के अंदर है, जिसने रिटर्न फाइल की है। मिनिस्ट्री में वो रियल एस्टेट सेक्टर को डॉक्यूमेंटेड करना चाहते सर, उसमें भी नहीं, उसमें भी ये किया ना। देखिए, अगेन द पॉलिसी, आपने फाइलर नॉन फाइलर की पॉलिसी बना दी। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट के अंदर आएँ और आपका रियल स्टेट में काम हो, हमारी इस इकॉनमी को हुआ क्या है, हमारा रियल स्टेट जो है वो उसने काम बंद कर दिया है, आपकी कंस्ट्रक्शन बंद हो गई है, आपकी हाउसिंग बंद हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो अनडिक्लेयर्ड, मैं इसको ब्लैक नहीं कहता, मैं इसको अनडिक्लेयर्ड कहता हूँ। ब्लैक तो वो होता है जो आपका इलीगल मीन्स से आता है, अनडिक्लेयर्ड वो होता है जो आपने टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया होता लेकिन वो जायज़ ज़राए से भी आता है। अब अगर वो पैसा आपका सर्कुलेशन में होता, आपकी इकॉनमी में होता, घर बन रहे होते, घर बिक रहे होते, तो शायद इतना बड़ा आपकी इकॉनमी में जैम ना आता, ये शॉर्टफॉल्स भी ना आते। हमने वहाँ शर्त ये रख दी कि 40 लाख से ज़्यादा कोई ले नहीं सकेगा, हमने शर्त ये रख दी कि 1800 सीसी से ज़्यादा कोई गाड़ी ले नहीं सकेगा। देखिए, बात यह है, जो पिछली एमनेस्टीज़ आई, मैं एक सवाल ये करता हूँ कि वो फेल नहीं होती, उनको फेल कराया जाता है। जैसा कि अभी मलिक साहब ने ये कहा कि अगर आप ये शर्त रखें कि हम बैंक में वो कैश डिपॉजिट कराएंगे तो एमनेस्टी को फेल किया जाएगा, एमनेस्टी कामयाब नहीं होगी। पिछली एमनेस्टीज़ भी ऐसी ही हैं कि आप हर एमनेस्टी को उठा के देख लें, हर एमनेस्टी में एक पॉइंट ऐसा होता है जो उसको कामयाब नहीं होने देती है। तो अगर इस एमनेस्टी को भी उसी तरह से बनाना है कि एक ऐसा पॉइंट बीच में रख देना है जिसकी वजह से एमनेस्टी नाकाम हो जाए, फिर तो ये एमनेस्टी नहीं कामयाब हो सकेगी। अब लोगों को हमें ट्रस्ट डेवलप करना है कि अगर आप अपने आप को शो करोगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। पिछली एमनेस्टी की नाकामी की वजह एक हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का उस वक्त इलेक्शन कैंपेन्स में ये कहना भी था कि हम इस एमनेस्टी को जो भी अवेल करेगा हम आकर उसके अकाउंट्स खोल लेंगे, लेकिन चूंकि वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत था, उसको वहाँ पर सिक्योरिटी मिली और कोई भी उसके अगेंस्ट ना जा सका, और वो एमनेस्टी उसी तरह से है। और ये करंट एमनेस्टी भी उसी बेसिस पे आ रही है, लेकिन उसमें रेट बढ़ाया जा रहा है, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। कौन सा मुल्क एमनेस्टी नहीं देता? देखें, वी आर डेवलपिंग नेशन, हमें पैसा चाहिए है। आप अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो रब भी देता है कि रमजान की सूरत में देखिए, आपने लोगों को, अभी आपका पोटेंशियल क्या है इस वक्त? आपका टैक्स टू GDP 13% है। क्या कह रहे हैं? क्या आपका इस वक्त
एग्जिस्टिंग पोटेंशियल जो है वो 26% है, और आप अगर इस वक्त 4000 अरब रुपया इकट्ठा कर रहे हैं तो आप इसी सिस्टम में 8 से 10,000 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है, प्रॉब्लम हमारी पॉलिसीज़ में है। शब्बर ज़ैदी साहब आए हैं, वो पहले उनके यही कहते हैं, वो बार बार जो टैक्स पेयर और हुकूमत के दरमियान गैप है ना, उसको कम किया जाए, वो कम होगा। ये वो उसकी बुनियादी वजह FBR है। FBR के किबले को ऑल भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आप प्रोविंशियल ले लें। देखें अब आपके प्रोविंस का और फेडरेशन के भी डिपार्टमेंट्स का आपस में इख्तिलाफ है। हम यहाँ पर अगर आपने कोई सर्विसेज लेनी है तो आपको अपने प्रोविंस में भी जाकर रजिस्टर होना पड़ेगा। इन तमाम कबाहतों को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, आप टैक्स पेयर के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, तब तक आपका ना टैक्स बेस बढ़ेगा, ना रेवेन्यू बढ़ेगा, ना शॉर्टफॉल्स बढ़े, आपके कम होंगे। मलिक साहब, जिस तरह पेशवा साहब कह रहे थे, अब वो वफाक का सूबों को भी आपस में लड़ाई अटाल मैन्युफैक्चरिंग पे गई हालात भी, लेकिन उनका भी बजट तो आने वाला है। आप क्या समझते हैं वफाक में सुबह अथॉरिटीज़ में जो बजट आएगा वो क्या तरमीम होनी चाहिए उनमें? देखिए बात ये है, मैं एक बात जवाब लेता हूँ लेकिन अब मुझे ब्रेक का आ जा रहा है। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।